अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं सरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अच्छी बढ़वार हेतु अलसी की फसल में जरूरी कार्य, चने की फसल को क्षति पहुंचाने वाली चने की इल्ली कीट का समेकित नियंत्रण। तिलहनी फसल अलसी की फसल बुआई के समय अनुसार बढ़वार की अलग अलग अवस्थाओं पर है, लेकिन इस समय कई प्रकार से फसल की बढ़वार बाधित होती है। इसलिए फसल की उचित बढ़वार के लिए समय समय पर कुछ खास प्रबंधनों जैसे सिंचाई एवं उर्वरक प्रबंधन, फसल का कीट एवं रोगों से बचाव करना बेहद जरूरी होता है। तो आप कैसे करें इन कार्यों को, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला बांका के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रघुवर साहू। बिहार में बांका जिले में तीसी की खेती होती है और बहुत अच्छी होती है। जो हमारी तीसी की फसल है वो तो लग चुकी है, तो किसान भाइयों को ये ध्यान देने वाली बात है कि तिलहनी फसल है तो उसके लिए ये हमको करना है कि जैसे बुआई के समय हमने फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा एवं नाइट्रोजन की आधी मात्रा हमने दे दिया है। लेकिन अब ये ध्यान देने वाली बात है, जो नाइट्रोजन की आधी मात्रा बची है उसको बुआई के 20 दिन बाद पहला और उसके 20 दिन बाद दूसरा, तो ये दो जो डोज हैं इन दोनों डोजों को समय समय पर दे देना है। और एक चौथाई करके, आधा तो हमने दे दिया है और एक चौथाई करके दोनों को दे के उसका उर्वरक प्रबंधन करना है। किसान भाइयों, फसल की अच्छी तरह से बढ़वार हो इसके लिए आपको खरपतवार नियंत्रण पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। खरपतवारों का प्रकोप होने से फसल की बढ़वार तो अच्छी नहीं होती है, साथ ही साथ उत्पादन में भी काफी कमी आती है। तो आप खरपतवार नियंत्रण किस प्रकार से करें, आइए जानते हैं। ध्यान देने वाली बात है ये कि खरपतवार नियंत्रण के लिए 15 दिनों के अंदर अतिरिक्त पौधों की बछनी जरूर कर देनी चाहिए। जो हमारे अतिरिक्त पौधे होते हैं जिनमें दूरी से दूरी या पंक्ति से पंक्ति की दूरी अगर मेंटेन नहीं हो पा रही है तो उसकी बछनी बहुत ज़रूरी है करना, नहीं तो वो आके बाद में जाके दिक्कत करते हैं और पौधे को उत्पादन को नुकसान पहुंचाते हैं। खेत की बुआई के 25 से 30 दिनों तक, खेत की बुआई के 25 से 30 दिनों तक क्या करना है, खरपतवार से मुक्त रखना है। खरपतवार से अगर हम उस समय मुक्त रख देते हैं तो हमारा उत्पादन बहुत अधिक होगा। किसान भाइयों, इसके बाद बात करते हैं अलसी की फसल में सिंचाई की। प्राय अलसी की फसल असंचित रूप में बोई जाती है, परंतु जहां सिंचाई का साधन उपलब्ध हो वहां पर 2 सिंचाई करनी चाहिए। पहली सिंचाई फूल आने पर तथा दूसरी दाना बनते समय करने पर उपज में बढ़ोतरी होती है। और सिंचित अवस्था में 2 सिंचाई करना चाहिए। पहली सिंचाई फूल आने के पूर्व तथा जो दूसरी सिंचाई होती है वो फली बनने के बाद करना चाहिए। फूल आने के समय या फूल के समय सिंचाई नहीं करना चाहिए। ये किसान भाई को बिल्कुल गलती नहीं करनी चाहिए कि फूल आ रहा है और हम सिंचाई कर दें। अगर फूल आ रहा है और सिंचाई कर देते हैं तो टोटल फूल झड़ जाने की आशंका रहती है। किसान भाइयों, अगर बात करें अलसी की फसल में रोगों की,
तो इस फसल में मुख्य रूप से अल्टरनेरिया झुलसा रोग मुख्य रूप से लगता है। इस रोग का प्रकोप पौधे के सभी भागों पर होता है। सर्वप्रथम पत्तियों की ऊपरी सतह पर गहरे कत्थई रंग के गोल धब्बे बन जाते हैं और इसके बाद शाखाओं, पुष्पक्रमों एवं फलियों को भी प्रभावित करता है। तो इसकी रोकथाम के लिए फसल को बुआई से पहले बीज उपचार करना जरूरी होता है एवं खड़ी फसल में मैनकोजेब 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। दूसरा कीड़ा आता है कैटरपिलर। कैटरपिलर होता है अधिकतर हर दलहनी फसलों में, तिलहनी फसलों में कैटरपिलर लगता है। कैटरपिलर का काम क्या होता है कि वो डंठलों पर, शाखाओं पर, पत्तियों पर आपको हर जगह मिल जाएगा। तो उसके लिए सबसे बढ़िया दवा आती है, डाइक्लोरोवास आता है 76% EC का, जिसको नुवान के नाम से जानते हैं। तो नुवान को 1 ml 1 लीटर पानी में अगर मिला कर छिड़काव कर देंगे तो ये कैटरपिलर वाली समस्या खत्म हो जाती है। कैटरपिलर हरे रंग का होता है, भूरे रंग का भी हो सकता है और हल्का काला भी हो सकता है। ये कई तरह के कैटरपिलर्स के अलग अलग रंग होते हैं। तो कैटरपिलर को बहुत आराम से देखा जा सकता है हमारी लिनसीड की फसल में। तो नुवान का छिड़काव कर देंगे तो हमको इसका निजात मिल जाएगा। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे राज्य के जो किसान भाई चने की खेती कर रहे हैं वो बढ़वार की अवस्था पर है, लेकिन इस फसल को क्षति पहुंचाने वाले कीटों की बात करें तो उसमें प्रमुख कीट है चने की इल्ली। ये कीट फसल की बढ़वार अवस्था से लेकर फलियों में दाना बनने की अवस्था तक क्षति पहुंचाता है। अगर समय रहते इस कीट का नियंत्रण नहीं किया गया तो आगे चलकर फसल से कम उपज प्राप्त होगी। इसलिए किसान भाई चने की इल्ली कीट का समेकित नियंत्रण किस तरह से करें, इस बारे में जानकारी दे रही हैं कृषि वैज्ञानिका डॉक्टर अरविंदर कौर। चने में कई कीटों का प्रकोप होता है, जिसमें से प्रमुख है चने की इल्ली। ये जो है ये कीटियों को खाकर, दानों को खाकर काफी नुकसान पहुंचाती है। वैसे तो चने की फसल में बहुत से कीटों का प्रकोप होता है, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला कीट चने की इल्ली। इसलिए ये जानना भी जरूरी है कि इस इल्ली की पहचान के लक्षण क्या है। ये जो इल्ली होती है कई रंगों की होती है, जिसमें हरे रंग की, पीली, मटमैली रंग की, कई रंगों में ये पाई जाती है। लेकिन इसकी पहचान किसान भाइयों मुख्य रूप से ये है कि इसके दोनों सतहों पर सफेद रंग की धारियां दिखाई देती हैं। ये इसकी प्रमुख पहचान है। इसके आधार पर हम इसको पहचान सकते हैं। किसान भाइयों, अब आइए जानते हैं कि यह चने की इल्ली फसल को कौन कौन सी अवस्था में क्षति पहुंचाता है। ये इल्ली जो है प्रारंभिक में इसका प्रकोप शुरू हो जाता है। शुरू में ये पत्तियों को खाती है, उसके बाद फूलों को खाकर नुकसान पहुंचाती है। और जैसे ही घेटियां बननी शुरू होती हैं, दाने बनने शुरू होते हैं घेटियों में, तो इसकी कोमल दानों को खाकर जो है ये काफ़ी नुकसान पहुंचाती है और धीरे धीरे इसका आकार भी बढ़ता है। और कई बार ये इतनी बड़ी हो जाती है कि घेटियों से आधी अंदर और आधी हमें बाहर भी लटकी हुई दिखाई देती है। अगर किसान भाइयों जब भी हम खेत में इसका निरीक्षण करें, अगर सुबह और शाम को जब हम खेत में जाएं तब हम इसको आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि दिन के वक्त सुबह धूप में जो है ये छायादार स्थानों में या पौधों में या मिट्टी में छुपी रहती है। किसान भाइयों, देखा आपने यह चने की इल्ली फसल को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि इस कीट के नियंत्रण के लिए शुरुआती अवस्था से ही ध्यान देना होगा और समेकित कीट नियंत्रण को अपनाना होगा। तो चने का इल्ली से समेकित नियंत्रण कैसे करना है, आइए जानते हैं। तो किसान भाइयों, इसके नियंत्रण के लिए बहुत जरूरी है कि शुरू से हम खेत में अपना नियमित निरीक्षण करें। हर हफ्ते अपने खेत में जाएं और देखें कि हमारे खेत में कौन कौन से ऐसे जो कीट हैं वो हमारी खेत में फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये पत्तियों को काटकर
कोमल तनों को काटकर नुकसान पहुंचाती है। तो इसके प्रबंधन के लिए जरूरी है कि जब भी हमारी फसल 90 दिन की हो तो हम क्या कर सकते हैं, पौधे की थोड़ी सी तुड़ाई भी कर सकते हैं। तो ऐसा करने से जो छोटी इल्लियां हैं इस कीट की, वो तुड़ाई में पत्तियों के साथ जो है वो आ जाती है, और अगर हम उसको हल्का सा हिलाएंगे तो वो नीचे गिर भी जाती है। तो किसान भैया इसका ध्यान रखें कि वो खेत में ना गिरे बल्कि खेत से बाहर हो जाए। उसके बाद जब फूल वाली अवस्था में आती है तो उस वक्त हम टी के आकार की एक पौधे से 1 फुट ऊंची जो है टी के आकार की गुटियां गाड़ सकते हैं। टी के आकार की अगर हम गुटियां गाड़ेंगे तो ऐसा करने से जो पक्षी हैं, जो खेत के आसपास या ऊपर जो पक्षी हैं, ये पक्षी इसमें बैठेंगे और बैठ के इल्लियों को चुन चुन कर खाएंगे, जिससे प्राकृतिक रूप से नष्ट करते हैं। इसके अलावा खेत में 15 से 20 पैराफोन ट्रैप प्रति एकड़ लगा दे और खेत की मेड़ पर प्रकाश प्रपंच लगाकर भी इसके वयस्क कीटों को नियंत्रित किया जा सकता है। तो हमें प्राकृतिक रूप से नीम के तेल का भी हम क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं किसान भाइयों। नीम की पत्तियों या निबोली के बीज जो हैं उससे भी हम क्या कर सकते हैं, कीटनाशक को तैयार कर सकते हैं। उससे भी हम 5 ml 1 लीटर की दर से हम ऐसा कीटनाशक का अगर छिड़काव करें तो उसके लिए भी इस कीट के जो अंडे हैं उससे जो है इल्लियां नहीं बन पाती, और अगर बनती भी हैं तो कुछ समय बाद वो नष्ट हो जाती हैं। इसके अलावा प्राकृतिक रूप से एक NPV करके, न्यूक्लियर पॉलीहेड्रल वायरस करके एक प्राकृतिक हमारा जैव नियंत्रक है, इसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। इसका 250 LE करके जो है हमें भी अपने पूरे 1 हेक्टेयर खेत में इसका भी छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव करते वक्त ये ध्यान रखें कि जब भी इसका छिड़काव करें उस समय खेत में तेज धूप नहीं होनी चाहिए, शाम के समय उसका छिड़काव करना चाहिए। तो आप देखेंगे 2-3 दिन बाद अगर आपने छिड़काव किया है NPV का, तो जो इल्लियां हैं वो काली पड़ के मर के लटकती हुई, मरी हुई, लटकी हुई दिखाई देती हैं। तो ये भी एक प्राकृतिक रूप से इनको नष्ट करने का बहुत अच्छा तरीका है। और कई बाजार में आजकल कई कीटनाशी भी उपलब्ध हैं, जैसे प्रोफेनोफास, क्विनोलफास, इनका भी आप क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। इनका 1.5 से 2 ml 1 लीटर की दर से, या आप इनका 1.5 लीटर 1 हेक्टेयर की दर से भी क्या कर सकते हैं, आप इसको छिड़काव करके इससे निदान पा सकते हैं। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश में धीरे धीरे सर्दी का आगमन हो रहा है और लगातार तापमान में गिरावट भी दर्ज की जा रही है, जिस वजह से ठंड बढ़ रही है और बदलते मौसम में मुर्गियों के प्रबंध में थोड़ी सी असावधानियां होने पर उनमें विभिन्न बीमारियां होने का खतरा रहता है। ऐसे में किसान भाई सर्दियों के मौसम में मुर्गियों की देखभाल किस प्रकार से करें, आइए जानते हैं बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय जिला पटना के पशु चिकित्सक डॉक्टर पंकज कुमार से। अगर आप मुर्गी पालन का व्यवसाय करते हैं, ब्रॉयलर फार्मिंग या फिर लेयर फार्मिंग से जुड़े हुए हैं, तो जो आप चूजे लाते हैं उस समय से लेकर के और उनके मतलब विपणन तक आप में अगर जरा सी लापरवाही इन ठंड के दिनों में हुई तो इसके 2 खामियाजा भुगतने पड़ सकते हैं। एक तो तत्काल मृत्यु हो सकती है, और दूसरा अगर मृत्यु न भी हुई तो उनकी बढ़वार रुक जाती है। यदि मुर्गियों में प्रभाव की बात करें, मुर्गियां खाना कम खाती हैं, मीट के लिए पाले जाने वाली मुर्गियों की वृद्धि दर में कमी आती है, अंडों का कम उत्पादन होता है, प्रजनन क्षमता भी कम हो जाती है, मादा मुर्गियों में बांझपन की समस्या आने लगती है, कमजोर चूजों का पैदा होना, मृत्यु दर का बढ़ जाना, आंतरिक प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाना, जिससे अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ जाना आदि समस्याएं देखी जाती हैं। इसीलिए मुर्गियों की देखरेख कैसे करना है, आइए जानते हैं। 2-3 बात का किसान भाई ध्यान देना आवश्यक होगा। सबसे पहले चूजे का प्रबंधन। अगर एक दिन ही चूजे आप अपने मुर्गी फार्म में लाते हैं तो ब्रूडर हाउस को खास करके इन दिनों तैयार करना नितांत आवश्यक है। आप इन दिनों
बॉल जो लगाए हुए हैं ब्रूडर हाउस में वो कम से कम 200 वाट का होना चाहिए। अगर उस गर्मियों के चलते कम वाट का बॉल लगाए हुए थे तो उसको आप चेंज कर दें और 200 वाट का बॉल लगाएं ब्रूडर हाउस में। और ब्रूडर हाउस के बल्ब जो आप लगाए हुए हैं उसका हाइट जो है और नीचे कर दें, जमीन से लगभग 1 फीट होना चाहिए। उससे ज़्यादा ऊंचा करने पर फिर मुर्गियों के बच्चों को ठंड लगेगी और एक पर एक चढ़ जाएंगे और उनमें मृत्यु दर बढ़ सकती है। तो ब्रूडर हाउस में बल्ब के अलावे दूसरा मुख्य आपका प्रबंधन जो करना है वो है रूम हीटर की व्यवस्था। रूम हीटर जो बाजार में उपलब्ध है या पहले से आप जहाँ रखे हुए होंगे, आप उनका मरम्मत करवा लें अगर अभी तक नहीं करवा पाए हैं तो, और मरम्मत अगर हो चुका है तो आप लगाएं। अर्थात डायगोनली अगर आप रूम हीटर लगाते हैं तो इसका अच्छा प्रभाव देखा गया है। तीसरा प्रमुख चीज़ है स्वच्छ ताजे पानी की व्यवस्था। ताज़ा पानी दिन में 2 बार उनको बदलें, गर्म पानी होना चाहिए क्योंकि ठंड पानी हो जाता है रखे रखे, तो सुबह और शाम दोनों समय पानी का व्यवस्था आवश्यक है। और पानी के साथ साथ आप उसमें B1, B6, B12 की मात्रा भी दें पानी में, क्योंकि इससे उनके नर्व संबंधित समस्याएं या ठंड लगने की समस्याएं कम हो जाती है। तब बी कॉम्प्लेक्स की मात्रा भी अवश्य ही दें, उसमें कमी कतराई नहीं करें। एक और अहम चीज़ चूजे के प्रबंधन में है कि ब्रूडर हाउस में जो आप खिड़कियों पर आप बोरे लगाए हुए हैं वो आप सुनिश्चित कर लें कि उससे हवा अंदर प्रवेश न करने पाए। कुछ बोरे अगर सड़ गए हों बरसात के दिनों में या फट गए हों, वैसे स्थिति में उनको रिपेयर करवा लें, सील दें अथवा उन बोरों को चेंज कर दें। ये आवश्यक है कि बोरा के किसी खिड़की के किसी कोने से सर्द हवा सीधे आपके मुर्गी खाने में प्रवेश न करने पाए, तो इसका भी आपको विशेष रूप से ख्याल करना पड़ेगा। मांस एवं अंडे वाली मुर्गियों को बचाने के लिए हमारे मुर्गी पालक भाई कौन कौन से सस्ते और सरल तरीके अपनाएं जिससे उनको मुर्गी पालन से अधिक लाभ हो सके, तो इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार है। ब्रॉयलर हाउस में प्रबंधन में एक और चीज़ आपको ध्यान देना होगा किसान भाई, उनके लीटर्स बिछाली अगर पुराने हो गए हों तो आप अवश्य बदल दें, क्योंकि पुरानी बिछालियाँ चूँकि दब जाती हैं वैसी स्थिति में अंदर से गर्मी प्रदान नहीं करती हैं। अगर आप तत्काल 1 महीने पहले अगर आप बदले हुए हो बिछाली तो आप फिर भी आप उसके अंदर में बिछाली को कोर के और चूना मिला दें। प्रति 15 फीट बाई 10 फीट के कमरे में 3 से 4 किलो चूना लाइमस्टोन को पीस करके और पूरे में छीट के बिछालिए मिला दें। इससे 2-3 फायदा होगा। एक तो फफूंदनाशक और कीटाणुनाशक का काम करता है लाइम चूना, और दूसरा उस बिछाली को फिर से कोर देने से और उसके बीच के नमी को सोख लेता है, जिससे बिछाली सूखी हो जाती है और वो नर्म एवं गर्म रहती है और मुर्गियों में निमोनिया या ठंड लगने की संभावना कम हो जाती है। समय मुर्गियों में कई बीमारियां भी आ जाती हैं जिनकी उचित रोकथाम और इलाज की जानकारी हमारे मुर्गी पालक किसानों को नहीं होती तथा उनकी मुर्गियां बड़ी तेजी से मरने लगती हैं। तो आप इन बीमारी से अपनी मुर्गियों को किस तरह बचाएं, आइए जानते हैं। अगर उनको नाक बहने का, निमोनिया, घरघराहट की आवाज़ सुनाई पड़े या मरने के बाद उनको नाक दाबने से नाक में सर्दी जैसा आपको लगता है चिपचिपा पदार्थ निकल रहा है, इसका अर्थ हुआ कि आपके फार्म में निमोनिया का प्रकोप आ गया है, अर्थात आपके मुर्गियों में ठंड लगने की समस्या बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में कोई एंटीबायोटिक दवा निकट के पशु चिकित्सक की सलाह पर दें तो अच्छा रहेगा। एम्पिसिलिन, क्लोक्सासिलिन या सिफेलेक्सिन समूह की दवा 10 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी के हिसाब से तत्काल देने से लाभ पाया गया है। किसान भाई, अगर इन छोटी छोटी बातों का हम ख्याल करते हैं तो आने वाले सर्दी के मौसम में अपने मुर्गी पालन व्यवसाय से होने वाले घाटे को हम बचा सकते हैं और मुर्गियों की मृत्यु दर को कम कर अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है जिला पटना से विवेक कुमार यादव ने। यह दुधारू पशुओं को खरीदते समय ध्यान देने योग्य पहलुओं पर जानकारी चाहते हैं। तो विवेक जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। सबसे पहली बात, आप नस्ल को पहचानने की कोशिश करेंगे। नस्ल में
फ्रीजियन, जिसको हॉलिस्टीन फ्रीजियन करते हैं, साहिवाल या फिर जर्सी, जो कोई भी गाय खरीदेंगे आप उसकी नस्ल की पहचान कर और ये देखेंगे कि ये गाय किस तरह से ज़्यादा दूध आपको दे सके। एक अच्छे डेयरी व्यवसाय की मजबूत नींव अच्छे किस्म के पशुओं पर ही रखी जा सकती है। दुधारू पशुओं को हमेशा अच्छे स्रोत से खरीदना चाहिए। पशु उच्च उत्पादन क्षमता वाले होने चाहिए। खरीद व फरोख्त करते समय किसी अनुभवी व्यक्ति को आप अपने साथ ले लें तो अच्छा रहेगा। दुधारू पशु उन्नत पशुपालक या किसी सरकारी संस्थान से ही खरीदने चाहिए। किसी अनुभवी चिकित्सक से स्वास्थ्य एवं प्रजनन अंगों की जाँच अवश्य करा लें। सबसे पहला, आप जहाँ भी गाय खरीदने जाएंगे उस गाय को 2-3 तरीका से देख सकते हैं। सबसे पहले सामने के साइड से, उसके बाद बगल से और उसके बाद पीछे से। सबसे पहले अगर आप सामने से देखते हैं तो गाय का चेहरा चमकीला होना चाहिए, शरीर पर चमक होना चाहिए और जो माथे का आकार है वो तिकोना होना चाहिए। दूसरा, अगर आप साइड से देखते हैं तो गाय ज़्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए और वो ज़्यादा लंबी भी नहीं होनी चाहिए, बीच में यानी मीडियम साइज की होनी चाहिए। तीसरा, अगर पीछे से आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि थन का 4 क्वार्टर होता है, जो कि पीछे से 2 ही क्वार्टर दिखाई पड़ता है। दोनों क्वार्टर बराबर साइज का होना चाहिए, एक बड़ा एक छोटा नहीं होनी चाहिए और वो शरीर से नीचे थोड़ा झुका हुआ होना चाहिए। तीसरा, जो एक महत्वपूर्ण लक्षण है पहचानने का, अगर गाय का आप चमड़ा देखेंगे, स्पर्श करके देखेंगे तो वो चमड़ा थोड़ा मुलायम लगेगा और पतला आपके स्पर्श करने के बाद पता लगेगा। तो ये गाय ज़्यादा दूध देने वाली होती है। एक अहम बात यह है, आप गाय को दूध लें, 2 से 3 टाइम आप उसे दूहें तो इससे पता लगेगा कि गाय कितनी दूध दे रही है। इन बातों का अगर किसान बंधु ध्यान रखेंगे तो आप कहीं ठगी का शिकार नहीं होंगे, अच्छी से अच्छी नस्ल का और ज़्यादा से ज़्यादा दूध देने वाली गाय खरीद पाएंगे। आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। टमाटर की खेती, रांची के किसान की सफलता की कहानी। पूसा समस्तीपुर में आयोजित किसान मेले की खास झलकियां। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा ये कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV बिहार झारखंड, रामोजी फन सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।